हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज़ अनिरुद्ध सिंह राठौर। आरसीसी के लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस किया था एंड दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 31, द स्ट्रिपिंग टाइम for the reinforced concrete slab spanning less than 4.5 meter and using fly ash as an admixture should be। तो अमेंडमेंट 5 से पहले जो IS 456 था उसमें एडमिक्सचर्स यूज़ करने के साथ कितना स्ट्रिपिंग टाइम होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट 5 में ये चीज़ ऐड कर दी गई है। सो न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्क्रीट यूजिंग सीमेंट अदर देन OPC और यूजिंग मिनरल एडमिक्सचर्स लाइक फ्लाई ऐश और स्लैग। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट नए ऐड किए गए हैं। पुराने अमेंडमेंट में सिर्फ यहाँ तक था। ओके, नए अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न नया ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्लैब अगर 4.5 मीटर से कम है तो स्ट्रिपिंग टाइम कितना होना चाहिए। ओके, सो इफ़ स्लैब इज स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, 4.5 मीटर से कम का स्पैन है तो ये 10 डेज वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कॉन्क्रीट एक्सपोज्ड टू सिवियर फ्रीजिंग थॉइंग कंडीशन शैल बी क्लासिफाइड एज एक्सपोज्ड टू। तो IS कोड के अंदर टेबल 3 में ये गिवन है कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपोजर कंडीशंस दी हुई हैं और ये कैटेगरी है जिस कैटेगरी में इस कंडीशन को क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर बोला गया है सिवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग, तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप वेरी सिवियर कंडीशन में जाओगे तो वेरी सिवियर कंडीशन के अंदर दिया हुआ है सिवियर फ्रीजिंग कंडीशन वाइल वेट। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो IS कोड में गिवन है दिस इज क्लासिफाइड एज वेरी सिवियर कंडीशन। सो आंसर हो जाएगा डी, वेरी सिवियर एक्सपोजर कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कवर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार इन अ बीम सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे शुड नॉट बी लेस देन। तो अगर बीम इज सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है। अगर वापस से उसी टेबल पे चलते हैं, देख लेते हैं सी स्प्रे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्क्रीट सरफेसेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे। तो सी वाटर स्प्रे पे एक्सपोज्ड है, अगेन वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन हो जाएगी। तो टेबल 3 से हमें एक्सपोजर कंडीशन पता चली और फिर टेबल नंबर 16 से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना कवर प्रोवाइड करना है। सो वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 50 mm कवर प्रोवाइड करना है। तो नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन 50 mm, 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 50 mm नहीं है। तो अगर कोई भी ऑप्शन 50 mm नहीं है तो हम हायर साइड जाएंगे, बिकॉज 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 70 mm। 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो 70 mm विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडिशनल कवर थिकनेस, यहाँ पर एडिशनल वर्ड पे ध्यान देना है। एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। तो जो मेंबर्स टोटली इमरजेंसी वाटर हैं, सबसे पहले तो एक्सपोजर कंडीशन देखते हैं। सो इफ़ अ मेंबर इज टोटली इमरजेंसी वाटर, कंप्लीटली इमरजेंसी वाटर, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, तो उसके लिए एक्सपोजर कंडीशन हो जाएगी सिवियर। नाउ सिवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमें एडिशनल कवर थिकनेस चाहिए। तो सिवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो कवर थिकनेस है वो तो 45 दी हुई है। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है एडिशनल कवर थिकनेस, तो एडिशनल किसके रिस्पेक्ट में? एडिशनल फिर हो जाएगा माइल्ड के रिस्पेक्ट में, जो सबसे मिनिमम है उसके रिस्पेक्ट में। सो मिनिमम के रिस्पेक्ट में जो एडिशनल कवर थिकनेस आएगी वो आ जाएगी 25 mm, सो प्लस 25। सो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, 25 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट what is the minimum grade of concrete that should be used in sea water or when exposed directly along the sea coast। तो अगर सी वाटर है या फिर डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट है तो सबसे पहले तो हमें एक्सपोजर कंडीशन पता करना पड़ेगा। सो अगेन वापस से उसी टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पर सिवियर एक्सपोजर कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं कॉन्क्रीट इमरजेंसी वाटर या फिर कॉन्क्रीट एक्सपोज्ड टू कोस्टल इन्वायरमेंट, सो दैट इज सिवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि सिवियर एक्सपोजर कंडीशन है। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि
इसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए? सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें मिल जाएगा टेबल नंबर 5 से। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सिवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए आरसीसी के लिए यहाँ से आ जाएगा, ये रहा M30। सो M30 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, आईएएस कोड की टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, और कई सारी टेबल्स को एक साथ लिख के हमें कंडीशंस याद करनी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, according to IS 456, under normal circumstances, maximum cement content in kg per meter cube, including fly ash and slag, allowed is. Okay, तो IS 456 में प्रोविजन 8.2.4.2 में मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। बस यहाँ पर कोड में ये लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। सो डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग ही होना चाहिए, बिकॉज इंक्लूडिंग वाला प्रोविजन कहीं भी नहीं दिखाई दिया मुझे। ओके, सो इसका आंसर है 450 kg पर मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, 450 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्लैट स्लैब ऑफ स्पैन लेंथ ऑफ 6.45 मीटर वॉज कास्ट टुडे आफ्टरनून। As per recommendations of IS 456, the minimum time after which the prop should be removed is. तो कितने टाइम के बाद प्रॉप्स रिमूव कर सकते हैं अगर स्लैब का स्पैन लेंथ 6.45 मीटर है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर स्पैन का लेंथ 4.5 मीटर से ऊपर होता है देन 14 डेज इज द रिक्वायर्ड टाइम। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी 14 डेज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द फॉर्म वर्क फॉर कॉलम्स। सो कॉलम्स के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म वर्क फॉर कॉलम्स, वॉल्स, बीम्स, इन सब के लिए टाइम है 16 to 24 आवर्स। सो 16 to 24 आवर्स करेक्ट आंसर विल बी डी। और सेम क्वेश्चन ओपीएससी में भी आया हुआ है। सो वॉल्स, कॉलम्स, वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, पर यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। सही आंसर होना चाहिए 16 to 24 आवर्स, जैसा कि कोड में भी मेंशन्ड है, बट यहाँ पर क्लोजेस्ट आंसर फिर हमें मार्क करना होगा 24 to 48 आवर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रीप डिफॉर्मेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो क्रीप डिफॉर्मेशन होता है स्टैटिकली अप्लाइड लोडिंग की वजह से या फिर कांस्टेंट स्ट्रेसेस में जो डिफॉर्मेशन होता जाता है। तो स्टैटिकली अप्लाइड लोड जो होता है या फिर स्ट्रेसेस होती हैं वो इलास्टिक रेंज में होती हैं, लेकिन जो क्रीप डिफॉर्मेशन या क्रीप डिफ्लेक्शन होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अंदर कांस्टेंट स्ट्रेसेस में ये डिफॉर्म होता चला जाता है, उसे कहते हैं हम क्रीप डिफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Concrete in sea water shall be at least grade in case of reinforced concrete। तो सी वाटर के लिए हमने देखा था सिवियर एक्सपोजर कंडीशन होती है और इसके लिए मिनिमम ग्रेड है M30। तो अगेन ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, कॉन्क्रीट इन सी वाटर और डायरेक्टली एक्सपोज अलोंग द सी कोस्ट, सो दिस विल बी सिवियर एक्सपोजर कंडीशन एंड M30 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ फ्रेम्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन द फॉर्म वर्क रिमूव्ड फर्स्ट आर। तो हमने ये कोड के अंदर, ये टेबल के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे जो मिनिमम टाइम होता है ना, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है वर्टिकल फॉर्म वर्क फॉर कॉलम्स, वॉल्स एंड बीम्स के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा साइड्स ऑफ द बीम्स। बीम्स के साइड्स का जो वर्क है, जो वर्टिकल फॉर्म वर्क होगा, दैट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स मॉडल्स ऑफ कॉन्क्रीट फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट इज। सो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला 6.2.3.1 में कोड में मेंशन्ड है, EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के। सो M25 कॉन्क्रीट के लिए देख लेते हैं, EC विल बी इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के। नाउ FC के की वैल्यू M25 कॉन्क्रीट के लिए हो जाएगी 25, सो 5000 अंडर रूट 25। सो 25 का रूट हो जाएगा 5, सो 5 इंटू 5000 विल बी 25,000। ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। पूछा गया है किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, सो दिस विल बी 25 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो आंसर होना चाहिए 25, बट इसमें कोई भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड M25। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए कोड ने प्रोविजन दिया हुआ है 6.2.2 में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है
एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। नाउ एफ सी के यहाँ पर गिवन है 25, सो 0.7 अंडर रूट 25, दिस विल बी 25 का रूट हो जाएगा 5, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, सेम ग्रेड है, तो इसके लिए हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यानी 3.5 मेगा पास्कल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर IS 456-2000 एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में बी फ्रॉम। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो फॉर्मूला गिवन है इससे एक्चुअल वैल्यूज का वेरिएशन कितना हो सकता है। तो IS कोड ने 6.2.3.1 में जहाँ पर यंग्स मॉडुलस को एस्टिमेट करने का एक अप्रॉक्स फार्मूला दिया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि एक्चुअल वैल्यूज से इनका वेरिएशन ±20% तक हो सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ±20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The estimated flexural strength MPa of a concrete having measured compressive strength. So measured compressive strength 64 megapascal as per IS 456, यानी कि यहाँ पर FCK है, FCK is 64 megapascal। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछा गया है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK हो जाएगा। सो 0.7 अंडर रूट FCK, सो 0.7 अंडर रूट 64, 64 का रूट हो जाएगा 8 और 8 7 जा 56 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5.6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो 5.6 मेगा पास्कल भी इसको बोल सकते हैं, 5.6 मेगा पास्कल। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, IS 456 2000 नहीं बोला गया है, ये पुराने कोड का बोला गया है। तो गलती से आप ऑप्शन बी टिक मत कर देना, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत गड़बड़ हो सकती है, अगर आपने ऑप्शन बी टिक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। पुराने कोड के हिसाब से जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है वो 5700 अंडर रूट FCK है। तो पहले का कोड थोड़ी सी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करके रखा गया था, पर जो 2000 में रिवाइज्ड कोड आया है वहाँ पर इसको रिवीजन करके सही कर दिया गया है। सो अब वैसे तो ये वैल्यू पुरानी हो चुकी है, नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन विजैक स्टील में मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 में इसको पूछ लिया गया था। तो हो सकता है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये चीज़ पूछ ली जाए, तो रेफरेंस के लिए आप पुरानी वैल्यू को भी याद कर सकते हैं, बट आपको याद रखना चाहिए कि ये IS 456 2000 से पहले वाले कोड में दिया गया था। चलिए, सो करेक्ट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So as per Indian standard IS 456-2000, if FCK is the characteristic strength of concrete, the tensile strength of concrete. So ये हो जाएगा नए कोड के हिसाब से है 0.7 अंडर रूट FCK। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए रख दिया क्योंकि कई बार हम 5000 अंडर रूट FCK देखते ही ऑप्शन सी टिक कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं। तो पहले देख लेना चाहिए मॉडुलस ऑफ रप्चर पूछा गया है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है। तो आंसर सी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए जल्दबाजी में ये टिक कर सकते हैं। सो यू हैव टू रीड केयरफुली। मॉडुलस ऑफ रप्चर पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम डिपेंडेंट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये इलास्टिक और इनके बीच का गैप होना नहीं चाहिए, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो ये इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। सो द टाइम डिपेंडेंट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील रिजल्टिंग फ्रॉम सस्टेन्ड स्ट्रेस, सस्टेन्ड स्ट्रेसेस की वजह से जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है उसे हम कहते हैं क्रीप। सो करेक्ट आंसर विल बी क्रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। तो यहाँ पर भी एक्सपोजर कंडीशंस आपको याद होना चाहिए। मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में RCC में मिनिमम ग्रेड जो यूज कर सकते हैं वो है M25, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, M25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ। सो IS कोड में 36.4.2 में मेंशन्ड है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। तो दो मटेरियल यूज किए जाते हैं, एक तो हो गया स्टील और दूसरा हो गया कंक्रीट। तो स्टील और कंक्रीट के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं। 1.5 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए लेना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लेना है स्टील के लिए। तो हमसे पूछा गया है कंक्रीट के लिए, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रीप स्ट्रेन्स,
तो क्रीप स्ट्रेंस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये सस्टेन्ड लोडिंग की वजह से होता है। सस्टेन्ड लोडिंग मतलब लॉन्ग टर्म, कोई भी एक लोड है वो बहुत लंबे टाइम तक एक्ट कर रहा है, तब उसकी वजह से क्रीप स्ट्रेंस आएंगे। तो लॉन्ग टर्म लोडिंग होती है यहाँ पर डेड लोड। सो डेड लोड आर परमानेंटली अटैच्ड लोड्स टू द स्ट्रक्चर्स, और ये सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे। तो क्रीप स्ट्रेंस होते हैं सिर्फ डेड लोड्स की वजह से। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to IS 456-2000, the minimum grade of concrete with maximum free water cement ratio. Okay, so maximum free water cement ratio दे दिया 0.5। अब इसके रेफरेंस में हमें पता करना पड़ेगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है। तो ये दो चीज़ें दी हुई हैं। इसके हिसाब से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है, फिर उस एक्सपोजर कंडीशन से पता करना पड़ेगा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप कोड देखोगे तो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है 0.5 और मिनिमम सीमेंट कंटेंट है 300। ये किसके लिए है, कौन सी एक्सपोजर कंडीशन के लिए? मॉडरेट के लिए। नाउ मॉडरेट के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएगा वो आ जाएगा M25। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा M25। सो M25 C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, which of the following grades of concrete in RCC is recommended for severe exposure condition? Now, severe exposure condition यहाँ पर दिया हुआ है। severe exposure condition के लिए M30 grade of concrete recommended है। M30 again सेम चीज़ पूछी गई है severe exposure condition के लिए, so correct answer will be C, M30। Next question, the height to diameter ratio of cylindrical specimen for यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट। वैसे तो इंडिया में क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो एक क्यूब के ऊपर करते हैं, और इस क्यूब के डायमेंशंस होते हैं 150 बाय 150 बाय 150 mm। बट यहाँ पर पूछा गया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर बेसिकली यूज होता है यूएसए में। वहाँ पर यूएसए में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन का यूज होता है। Now, इसके डायमेंशंस होते हैं डायमीटर इज 150 mm एंड हाइट इज 300 mm। सो हाइट टू डायमीटर का रेशियो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 150, दैट विल बी इक्वल टू 2.0। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट? सो डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग सॉफेट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। तो सॉफेट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स यहां पर दिया हुआ है। सॉफेट फॉर्मवर्क्स टू स्लैब्स को रिमूव करने के लिए मिनिमम टाइम है 3 days। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्स इज 20 न्यूटन पर mm²। तो ये FCK रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है FCK, दिस वी नीड। द स्टैंडर्ड डेविएशन sigma is given as 4 Newton per mm² for 150 mm size of concrete cubes। K की वैल्यू गिवन है 1.645। द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, या फिर इसको हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी कहते हैं। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस K सिग्मा। नाउ K की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, FCK भी गिवन है। सो FCK इज 20, K is given as 1.645 and sigma is given as 4। So this will come out to be 26.58 Newton per mm²। So closest answer will be 26.6 Newton per mm²। So correct answer will be C। Let's move on to the next question. The value of creep coefficient of concrete at age of 28 days of loading। So creep coefficient इसको भी IS कोड में गिवन है साफ साफ। So 7 days of loading पे आती है creep coefficient की वैल्यू 2.2, 28 डेज के लिए कोड में दे रखी है 1.6, और अगर कंक्रीट की एज लोडिंग के टाइम पे 1 साल है तब क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.1। ओके, तो यहाँ पर 28 डेज लोडिंग के लिए दिया है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दिस इज बेस्ड ऑन। नाउ यहाँ पर IS कोड ने मेंशन किया है EC इज द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट IS कोड में ये नहीं दिया कि ये इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है, या फिर ये सेकंड मॉडुलस है, या फिर ये टेंजेंट मॉडुलस है। नाउ इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पिल्लई एंड मेनन बुक में। तो पिल्लई एंड मेनन बुक में दिया हुआ है
second modulus at stress of about 1/3 the cube strength of concrete is generally found acceptable in representing an average value of EC। और इस EC वैल्यू को यहाँ पर गिवन भी है कि ये कोड में 6.2.3.1 में दिया है फॉलोइंग इंपेरिकल रिलेशनशिप। ओके, तो यानी पिल्लई मेनन कहते हैं कि ये जो सेकंड मॉडुलस है दिस इज गिवन बाय कोड। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, सेकंड मॉडुलस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट। ना कोड में श्रिंकेज स्ट्रेन की भी वैल्यू दे रखी है 6.2.4.1 में। सो टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज 0.0003। तो यहाँ पर 3 जीरो आएंगे और फिर 3 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 3 जीरो और 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं ताकि आपको ये फाइंड करने में मुश्किल हो जाए कि कितने कितने जीरोज हैं। तो याद रखने के लिए आप ये देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 3 जीरो आएंगे और फिर 3 आएगा, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो आज की क्लास में ये सारे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगे होंगे। आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहूँगा मैं। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।